हेलो एवरीवन, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर अरुण शुक्ला आज आया हूँ सोल्यूशन के नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसके पहले जो अभी हमने पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा था सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, जो पढ़ रहे हो उस चैप्टर का नाम क्या है? लिक्विड सोल्यूशन। क्या पढ़ रहे हो? लिक्विड सोल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हमने आपसे बताया था कि सॉल्वेंट का फेज हमेशा क्या होगा? लिक्विड होगा। तो पहला सॉल्यूशन क्या पढ़ लिया? गैस इन लिक्विड। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है सॉल्यूशन चैप्टर का। देखो, इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इसके न्यूमेरिकल लगाने में। लेकिन जो ये लेक्चर देख रहे हैं उनका लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 मिस हो गया होगा, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक शेयर कर देंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 का। उसके थ्रू आप जाकर के आइए, उसके बाद ये लेक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं लेक्चर नंबर 4 में, और टाइप है सॉल्यूशन का सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। किसकी बात करेंगे? सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अच्छा, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड और लिक्विड की बात अगर करें तो सबसे पहले भाई एक चीज समझो कि यहां जो लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा, उसमें जो सॉल्यूट होगा, ध्यान देना, सॉल्यूट होगा वो भी क्या होगा भाई? लिक्विड होगा। और सॉल्वेंट अगर होगा तो सॉल्वेंट का भी फेज क्या होगा? लिक्विड होगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें कहोगे यार कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है? तो याद रखना, हमेशा सॉल्वेंट एक्सेस क्वांटिटी में होगा। अब फेज के बेसिस पे यहां डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे क्या है, दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का फेज, इवन सॉल्यूशन का भी फेज क्या मिल रहा है? लिक्विड मिल रहा है। इसलिए आप यहां सॉल्वेंट के फेज और सॉल्यूशन के फेज के बिहाफ पे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं डिसाइड कर सकते। कैसे डिसाइड करोगे? जो भी एक्सेस क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो लेस क्वांटिटी में होगा आपके लिए सॉल्यूट होगा। तो ध्यान देना, जैसे हम बात करते हैं तो सॉल्यूट अपना क्या होने वाला है? लिक्विड, और सॉल्वेंट भी क्या होने वाला है? लिक्विड। देखो, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक चीज समझ लो, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन बेसिकली दो टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। अरे बोलना यार, आवाज नहीं आई। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक होगा आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन। पहला जो होगा वो होगा आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा जो होगा रियल सॉल्यूशन। अरे बोलना यार, क्या होगा? रियल सॉल्यूशन। और रियल सॉल्यूशन को ही हम क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? क्या समझ में आया? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को हम कितने कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे? दो कैटेगरी में। कौन कौन सा? आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन। रियल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, तो ठीक है भाई। अच्छा, आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस पूछा जाता है भाई। क्या पूछा जाता है? आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस पूछा जाता है। जनरली अक्सर पूछ लिया जाता है, बोर्ड में भी पूछा जाता है। नॉर्मल बहुत सारी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज के भी आप पे पूछ लेगा कि आइडियल में ये प्रॉपर्टी कैसी होगी, नॉन आइडियल में ये प्रॉपर्टीज कैसी होगी। उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन जो है बेसिकली है कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन कौन सा? आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा कौन सा है? रियल सॉल्यूशन या फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है? ध्यान से सुनना। ऐसे सॉल्यूशन, अच्छा ये लगेगा कहां? जल्दी बोलो। लिक्विड और लिक्विड के केस में आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले यहां क्लियर करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ऐसे सॉल्यूशन, ध्यान देना, ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करें? राउल्स लॉ को फॉलो करें, उसे क्या बोलोगे? आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलोगे? एक ऐसा सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ। इज इट क्लियर और नॉट? यानी सॉल्यूशन which follow
राउल्स लॉ क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। अरे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एंड विच डू नॉट फॉलो, विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे उसे क्या बोलोगे? आइडियल सॉल्यूशन। जो ना फॉलो करे उसे क्या बोलोगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। याद है, समझा क्या? तो याद बेसिकली राउल्स लॉ क्या होता है? फिर यहां तक तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, इस बिहाफ पे आपने कहा कि जो सॉल्यूशन फॉलो करेगा वो राउल्स लॉ को, वो आइडियल होगा, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल होगा। तो राउल्स लॉ क्या होता है? जल्दी बोलो, इंतजार है हमें। आवाज नहीं आ रही है, जल्दी बताओ क्या होगा? अब ये ना बता दो क्या जो सॉल्यूशन आइडियल है वही राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। राउल्स लॉ क्या है? जिसे आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करें। और राउल्स लॉ क्या है? जिसे आइडियल सॉल्यूशन फॉलो करें। ये डेफिनेशन नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना। तो ये तो मान लो बेसिक डिफरेंस ही है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि राउल्स लॉ बेसिकली है क्या। अगर राउल्स लॉ क्लियर हो गया तो फिर सारी समस्याएं खत्म हो जानी है। तो सबसे पहले समझेंगे बेसिकली जिस बिहाफ पे हम इनको अलग कर रहे हैं, जिन बिहाफ पे हम ये कह रहे हैं कि ये फॉलो करेगा ये नहीं करेगा, तो पहले उसी चीज को तो हम क्लियर करें कि वो आइडियल और नॉन आइडियल में राउल्स लॉ बेसिकली होता क्या है, तो समझेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले क्लियर करें राउल्स लॉ। राउल्स लॉ को पढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। देखो ध्यान देना, राउल्स लॉ को क्लियर करने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे मान लो, ध्यान देना, समझो, ध्यान देना कि जैसे मान लो एक बीकर है। क्या है? बोलना यार, क्या है ये क्या है? बीकर है, समझो। और इस बीकर में एक प्योर सॉल्वेंट है या सॉल्यूट रख लो। क्या रख लो? सॉल्यूट, जिसे हम ए कहते हैं। कि एक बीकर है जिसमें ए सॉल्यूट रखा, दूसरा बीकर है जिसमें आपने क्या रख दिया? बी सॉल्वेंट रखा। बी क्या रखा? सॉल्वेंट रखा। बोलो आया कि नहीं आया? ये क्या है? ए क्या रखा? सॉल्यूट, और बी क्या रखा? सॉल्वेंट। अच्छा ध्यान देना, आपको एक चीज पढ़ाए थे, क्या? वेपर प्रेशर। याद है कि नहीं है? किसकी बात हुई थी? वेपर प्रेशर की बात हुई थी। क्या होता है? जल्दी आओ, यहां देखो कि हर लिक्विड क्या होता है? गैस में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा। कब? एट एनी टेम्परेचर। जिस प्रोसेस को हमने बोला था इवेपोरेशन है, उस इवेपोरेशन में हमने बोला था कि कहीं ना कहीं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे कोई भी लिक्विड, जो कोई भी वेपर किसी लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो क्या यहां जो अगर आपने ए लिया, प्योर है, इस समय ये क्या है? प्योर लिक्विड ए है, और ये क्या है? प्योर लिक्विड बी है। इस समय क्या ये भी इवेपोरेशन के थ्रू यहां कुछ वेपर्स होंगे? क्या वहां भी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आया होगा? क्या यहां भी इसने वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया होगा? तो इस वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? पीबी नॉट। क्या बोलेंगे? पीबी नॉट। और यहां जो पीए ने एक्सर्ट किया प्रेशर, दैट इज नोन एज पीए नॉट। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या समझ में आया कि हर लिक्विड का अपना क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। क्या होगा? जल्दी बोलो, वेपर प्रेशर होगा। क्या इस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर पीए नॉट है? क्या इस पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर पीबी नॉट है कि नहीं है? अगर है तो फिर अब इन दोनों को आपने क्या कर दिया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपने मिलाया, तो अपने पास क्या आया? जल्दी बोलो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ, जो सॉल्यूशन बना इसका फेज भी तो लिक्विड ही है यार। बोलना यार, इसका भी फेज क्या है? लिक्विड है। और इस सॉल्यूशन में ए भी होगा, बी भी होगा, दोनों होंगे कि नहीं होंगे? बोलो समझ में आया? अच्छा यहाँ ध्यान दो, क्या इसमें ए का भी कुछ फ्रैक्शन वेपर में जाएगा, कुछ बी का भी फ्रैक्शन जाएगा? दोनों मिल करके इसके सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्या इसको हम पीएस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते?
पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो आया कि नहीं आया। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं क्या कि अगर ए सॉल्यूट है तो इसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर कितना होगा, पीए नॉट। बी जो सॉल्वेंट है उसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर कितना होगा, पीबी नॉट। और दोनों को मिला दिया, जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, पीएस। और वो इनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। बोलो आया कि नहीं आया। ये तो जनरल टर्म्स हमने बताए, ये राउल्ट्स लॉ नहीं है, ये बस हम आपको बस नॉर्मल बता रहे हैं कि वेपर प्रेशर, ध्यान देना, इसका अगर एक सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर पीए नॉट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पीबी नॉट, कोई भी लिक्विड होगा, कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर पीए नॉट, इसका प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर पीबी नॉट, दोनों को मिक्स कर दिया। अब ये सॉल्यूशन बना और इस सॉल्यूशन में जो भी वेपर होगा वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, लेकिन कब करेगा, एक चीज याद रखना, वेपर प्रेशर के लिए क्या डिफाइन किया था, इक्विलिब्रियम का होना जरूरी है। यानी यहाँ क्या होगा, इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और उस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे जो भी वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। चूंकि यहाँ सॉल्यूशन है तो दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्या इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो ध्यान देना, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, इतना समझ में आ गया कि नहीं। राउल्ट्स लॉ ध्यान देना क्या है। अब राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन, ध्यान देना, अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में ए भी होगा बी भी होगा, तो अब देखो ध्यान देना कि जब अकेला बीकर था तो ए था, जब अकेला बीकर था तो क्या था, ए था, अलग वाले बीकर में क्या था, बी था, दोनों को मिला दे। ए ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो अकेले पे था, पीए नॉट, बी ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो क्या था, अकेले में क्या था, पीबी नॉट। लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, वेपर प्रेशर, जल्दी बोलो यार, क्या हो गया, पीएस। और पीएस में क्या होगा, पीए भी होगा पीबी भी होगा। और पीए और पीबी क्या है, उस सॉल्यूशन में ए का पार्शियल प्रेशर, और पीबी क्या है, बी का पार्शियल प्रेशर। बोलो समझ में आया। तो ठीक, अब राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि क्या, कि अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर किसकी बात करेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन गिवन सॉल्यूशन इज, ध्यान देना, PA is directly proportional to its mole fraction। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यानी इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, मोल फ्रैक्शन के। आप खुद सोचो, जिसमें जिसका कंपोनेंट ज्यादा वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसी तरीके से PB क्या हो जाएगा, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। यानी किसी भी पर्टिकुलर लिक्विड सॉल्यूशन में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलना यार, ये समझ में आया। यानी पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। और इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ तो क्या लिख सकते हो, PA इज इक्वल्स टू PA नॉट इनटू XA। बोलो समझ में आया कि नहीं। यानी पीए क्या लिख दिया, पीए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, और ये खुश हो जाओ। अब दिमाग लगाओ कि अगर ए जो है अकेला है प्योर फॉर्म में तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करा, पीए नॉट, और उसके टोटल फ्रैक्शन से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी ए उस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्या निकल गया। यानी पीए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पीए नॉट इनटू XA। इसी तरीके से पीबी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पीबी नॉट इनटू XB। बोलो लिख सकते हो। और इतना समझ में आ गया। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन अ गिवन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो क्या ये यहां तक समझ में आ गया। यानी पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। और अभी हमने क्या निकला, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इनटू XA और पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इनटू XB। क्या यहां तक समझ में आ गया, बोलो। अब एक चीज और यहीं से समझ लेना, क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या बात करेंगे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसकी बात हम यहां करेंगे, क्या, डाल्टन्स, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ
पार्शियल प्रेशर। अच्छा ये बताओ, जैसे डाल्टन्स ने ये कहा था कि अगर कोई कंपोनेंट है, अगर कोई बीकर है, ध्यान देना, अगर कोई बीकर है और उस बीकर में बहुत सारे गैसेस कंपोनेंट हैं, वो अलग अलग, अब एक अलग गैस ए है, एक अलग गैस बी है, एक अलग गैस सी है, तो क्या सभी अपना अपना वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? अरे सबका अपना वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? तो इस केस में ये कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कि अगर किसी पर्टिकुलर बीकर में बहुत सारी गैसेस हो, बहुत सारी गैसेस हो, तो उस पूरे मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा, यानी पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। यही क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, पी टोटल को हम क्या पीएस कह सकते हैं, और पीएस इज इक्वल टू क्या, पी और पीबी की वैल्यू रख दो, तो पीए की वैल्यू क्या लिख सकते हो? पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना समझ में आ गया? पहले इतना नोट करो, वीडियो को पॉज करो, फिर आगे बात करते हैं। नोट हो गया? ठीक है, तो देखो अभी हमने आपको बताया राउल्ट्स लॉ क्या होता है बेसिकली। अब राउल्ट्स लॉ के बाद एक चीज और हमने क्लियर किया, वो प्रॉपर फिर से यहां बता दे रहा हूं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अच्छा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अभी हमने बताया था आपको कि अगर एक ही बीकर है और उस बीकर में अलग अलग गैसेस रखी जाएं तो सबका पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होगा, यानी टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी के सम के इक्वल होगा, जो कि अभी हम वहां पे डिफाइन किए थे। अच्छा, एक चीज और अभी हमने देखा कि पीएस मतलब समझ रहे हो ना, पी टोटल भी बहुत सारी जगह पे लिखा होगा, तो पी टोटल या पीएस का मतलब हो गया कि ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द क्या है, सॉल्यूशन है। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अब यहाँ पीए है, तो पीए की जगह पे क्या लिख सकते हो? पीए नॉट इंटू एक्स ए फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पीबी की जगह क्या लिख सकते हो? पीबी नॉट इंटू एक्स बी। ये होगा कि नहीं? यहीं तक समझाए थे। अच्छा, एक चीज समझो, थोड़ा ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक चीज और हम पढ़ चुके हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 मोल फ्रैक्शन वाली वीडियो देखो। तीसरे चौथे लेक्चर के बारे में पढ़ने से पहले पहला दूसरा बहुत कंपलसरी है, पहले दूसरे लेक्चर को बिल्कुल देखिए, ठीक है? उसके बाद आइए चौथे लेक्चर पे। तो मोल फ्रैक्शन में सेकेंड लेक्चर में डिफाइन किया हूं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, वहां एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी है? 1। एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छा, यहां ध्यान दो, अब इसी के बिहाफ पे अगर यहां लिखें तो पी एस इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटू पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू क्या, एक्स बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। बोलो, क्या इसको लिख सकते हो? बोलो यार, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1, देन एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस एक्स ए। फिर पी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए। इसको उठाओ, इसके साथ ले आओ, तो क्या मिलेगा तुम्हें? पी ए नॉट इंटू एक्स ए माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्या यहां से आप एक्स ए को कॉमन ले सकते हो? बोलो, तो अगर आपने एक्स ए को कॉमन ले लिया तो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और फिर क्या हो जाएगा? प्लस पी बी नॉट। यहां तक समझ में आ गया? पी एस। कभी कभी सीधे सीधे इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपको सीधे सीधे इस पे आ जाएगा बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आपको इसमें तो इस फॉर्मूले पे तो आपको सीधे सीधे एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेगा। हाँ, इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और सीधे सीधे आपको इस इक्वेशंस के थ्रू चलना है। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर हो गया फॉर्मूला, यानी पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, है क्या बेसिकली? ये सब कुछ तो हमने डिफाइन कर लिया, लेकिन पी ए नॉट है क्या? पी बी नॉट है क्या? पी ए क्या है? पी बी क्या है? पी एस क्या है? एक्स ए क्या है?
और एक्स बी क्या है, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो पी ए नॉट अभी आपको बताया था कि जब ए टाइप का ए लिक्विड है तो वो प्योर फॉर्म में होगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, दैट इज नोन एज पार्शियल, क्या हो जाएगा प्योर, उस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी क्या हो जाएगा, ये जल्दी बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ, बोलना यार, वेपर प्रेशर ऑफ क्या, प्योर लिक्विड ए, बोलो आया कि नहीं आया। अच्छा लिक्विड ए क्या है, सॉल्यूट, और पीबी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, बोलो बी, बोलो क्या है, प्योर लिक्विड बी। अच्छा पीए क्या है, उस सॉल्यूशन में ए का पार्शियल वेपर प्रेशर, पीबी क्या है, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में बी का पार्शियल वेपर प्रेशर। तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में ए का क्या पार्शियल प्रेशर होगा उसे क्या बोलेंगे, पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन सॉल्यूशन। इतना समझ में आया। पीएस क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो ना यार, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और एक्स ए क्या है, जल्दी बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एंड एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इतना समझ में आया कि नहीं आया। एक चीज समझो, ध्यान देना, फिर से समझो, अब वो बीकर है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इसमें क्या है, ए भी है और बी भी है। ए क्या था, सॉल्यूट, ए क्या था, सॉल्यूट। अब अलग अलग बुक्स में कहीं किसी जगह पे बी को सॉल्यूट लिखा है, कोई बात नहीं, आप जो लिख रहे हो वो यहां मेंशन कर दो। ए क्या है, सॉल्यूट, बी क्या है, सॉल्वेंट। क्या यहां पर ध्यान देना, जो एक्स ए है या एक्स बी है वो क्या है, जब दोनों को मिलाया, जब दोनों कंपोनेंट्स को आपने मिलाया तो क्या मिला है आपको, इसमें पर्टिकुलर पूरे लिक्विड सॉल्यूशन में ए का क्या फ्रैक्शन है और इसी लिक्विड सॉल्यूशन में बी का क्या फ्रैक्शन है। यानी ये एक्स ए जो है किस स्टेट में है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, बोलो, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। अरे बोलो ना, ये क्यों बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, समझ में आ जाएगा अभी। अब सोचो कि जब ये वेपर बने होंगे, क्या बने होंगे, जब ये वेपर बना होगा तो क्या यहीं पे टोटल प्रेशर पीएस लिखा था, और पीएस को अभी हमने बताया क्या है, पीए प्लस पीबी के सम के बराबर होगा। अब ये बताओ कि क्या इस वेपर फेज में ए का कुछ फ्रैक्शन नहीं आया होगा। अरे इस वेपर फेज में भी तो ए कुछ आया होगा, बी भी कुछ आया होगा, उसको क्या कहेंगे, तो उस केस में वो मोल फ्रैक्शन वाई और वाई बी कहलाएगा। वाई क्या है, अरे बोलना यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन, अरे जल्दी बोलो, वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन कहां है, वेपर फेज। अच्छा याद रखना कि एक्स ए और एक्स बी बोले तो वही ए और बी का मोल फ्रैक्शन है, लेकिन कब है, वो लिक्विड फेज में है। और वाई और वाई बी की बात हुई तो कहां पूछ रहा है, वेपर फेज ऑफ वेपर प्रेशर। जब यहां की बात करें तो टोटल वेपर प्रेशर पी और पी भी है, और वेपर फेज में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल ए के भी गए होंगे और कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल बी के भी गए होंगे। उस वेपर फेज में ए का कितना फ्रैक्शन होगा, दैट इज वाई ए, और बी का क्या फ्रैक्शन होगा, दैट इज नोन एज वाई बी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक क्लियर है। तो ये था राउल्ट्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन, अभी और भी है। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है, पहले इसको तुरंत नोट करिए, फिर आगे ग्राफ बताते हैं। चलो भाई, तो ये डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर देख लिया, राउल्ट्स लॉ देख लिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो राउल्ट्स लॉ के ग्राफ के बारे में ध्यान देना, समझो। ग्राफ ऑफ राउल्ट्स लॉ, यानी जो राउल्ट्स लॉ था, राउल्ट्स लॉ से एक चीज हमने क्या सीखा कि पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए पहला, और पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट
इंटू एक्स बी दूसरा, और फाइनल फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपने एक फॉर्मूला यही बनाया था कि पी एस इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था, एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस एक्स बी, यही था, ये था अभी फॉर्मूला जो इस फॉर्मूले से आया था, पी एस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, इसी से तो आया था। तो अब इन्हीं दोनों को हमने सॉल्व किया, ये हमें ग्राफ मिला, अब मतलब ये मिला। अब इससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जरा ध्यान देना, समझना। ध्यान दो, इधर आपका जो होगा वो होगा मोल फ्रैक्शन, इधर क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, और इधर वेपर प्रेशर, इधर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर। समझो, दिमाग लगाओ, अगर सोचो कि एक्स ए को हम जीरो कर दें, देखना, केस वन, इफ एक्स ए इज इक्वल्स टू जीरो, अगर एक्स ए मतलब मोल फ्रैक्शन ए है ही नहीं, तो केवल और केवल उस समय लिक्विड बी ही तो होगा। ध्यान देना, अगर हम बात करें सॉल्यूशन में और एक्स ए इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन क्या है, जीरो है। तो फिर आप ये बताओ क्या होगा फिर, यानी एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। सोचो, अभी पढ़े थे एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फिर एक्स ए अगर जीरो हुआ तो एक्स बी क्या हो जाएगा, 1। यानी उस समय अगर एक्स ए की वैल्यू यहां हम रखें तो पी एस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी बताओ। देखो भाई, एक चीज है, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था एक्स इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, और यहाँ एक्स बी नहीं होगा यार, तो भी ध्यान नहीं देते हो, पी बी नॉट होगा। क्या होगा यहाँ पे, पी बी नॉट। अब जरा ध्यान दो, फिर यहाँ क्लियर कर लेना, यहाँ पी बी नॉट होगा, एक्स बी लिखा था। ध्यान देना, केस 1 क्या है कि अगर एक्स ए क्या हो, एक्स ए क्या हो, जीरो, यानी अगर एक्स ए जीरो हो गया तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू जीरो पुट करोगे, पूरा पूरा खत्म। यानी जो भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा पीबी नॉट के बराबर, और पीबी नॉट को क्या मान के चले हो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, इसका मतलब क्या कहलाएगा, पीएस जो होगा वो पीबी नॉट के बराबर होगा। अच्छा, इसका मतलब अगर हम यहां एक्स ए इज इक्वल्स टू या एक्स बी इज इक्वल्स टू लिखें, अब यहां देखना, पहला केस तो यहां देख लो, फिर केस नंबर 2 देख लो, फिर वहां सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 है कि इफ एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 देन एक्स बी विल बी, जल्दी बोलो, 0। खुद सोचो कि अगर क्या है, एक्स ए क्या है, 1 है, एक्स बी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब इस ग्राफ में आओ, एक्स ए को आपने क्या कर दिया, 1, क्या इसको ओपन करोगे, 1 मल्टे पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, क्या पी बी नॉट खत्म, बोलो। तो क्या उस समय पी एस जो होगा वो पी ए नॉट के बराबर होगा, कोई दिक्कत समस्या आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसी इक्वेशन से सारी चीजें मिल रही है। पहला केस कि अगर एक्स ए को 1 मान लो, अगर एक्स ए 1 है, इसका मतलब पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, ये दोनों खत्म, तो क्या बचेगा, पी ए नॉट। यानी उस समय सॉल्यूशन में केवल और केवल प्योर लिक्विड ए होगा, और उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्या कहलाएगा, पी ए नॉट। और अगर आपने क्या कर दिया, एक्स ए को 0 कर दिया और एक्स बी 1 कर दिया, तो ये पूरा पूरा टर्म 0, तो जो भी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो पी बी नॉट के बराबर होगा। तो आइए इसको हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ए को आपने अगर 1 रखा, ध्यान देना, एक्स ए को क्या कर दिया है, एक्स ए को क्या कर दिया, 1 रख रहे हो, ध्यान देना, एक्स ए कितना है, 1। उस समय एक्स ए अगर 1 है तो उसमें जो भी वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम होगा, और वो किसका होगा, पी ए नॉट। अरे उस समय केवल लिक्विड ही तो है, बोलो ना। अब जरा ध्यान देना, सोचो, यहां पे आपने क्या कर दिया, एक्स ए इज इक्वल्स टू 0 और एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, 1। इसका मतलब अब उस समय एक्स ए क्या है, 0 है, इसका मतलब पी बी नॉट पी एस के बराबर होगा। यानी यहां क्या लिखोगे, ये हो जाएगा पी बी नॉट। ये दोनों चीज क्लियर है।
ये जरूरी नहीं है इन दोनों का वेपर प्रेशर कम और ज्यादा हो सकता है, पीबी नॉट हो सकता है ऊपर हो जाए, पीए नॉट नीचे हो जाए, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है, कभी भी कोई भी ऊपर और नीचे हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ। क्या इन दोनों चीजों को आप समझ पा रहे हो? पक्का भाई सोचो। इसी से हमने समझाया आपको कि XA अगर 1 हुआ, XA अगर 1 हुआ तो उस समय जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा? PA नॉट। और अगर XB और XA को अगर हमने 0 कर दिया तो टोटल वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा? PV नॉट। उस समय ये ग्राफ मिला। और जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो इसी के बीच में लाई करेगा, दैट इज PS इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। ध्यान देना। अब समझने वाली बात यह है कि इधर जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो, इधर इधर किधर मूव कर रहे हो? इधर। अगर आप इधर मूव कर रहे हो तो क्या होगा? ध्यान देना, अगर आप इधर मूव करते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि देखो 1 से धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, यानी इधर जैसे जैसे मूव कर रहे हो XA क्या हो रहा है? घट रहा है, और XB क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी XA अगर घटेगा तो राउल्स लॉ क्या कहता है कि उसका जो भी प्रेशर होगा अगर ये घटेगा तो PA भी घटेगा। इसका मतलब धीरे 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 धीरे, और जहां पे ये खत्म यहाँ ये 0। बोलो एक ग्राफ समझ में आया? यानी यहां लिखोगे PA इज इक्वल्स टू PA नॉट इंटू XA। यहां तक क्लियर है? दूसरा ग्राफ जो मिलेगा, यहां देखो यहाँ PB नॉट यानी मैक्सिमम था, अब इधर से आओ, इधर को आ रहे हो, अगर आप इधर को आते हो तो क्या वाइस वर्सा, इधर से इधर आओ तो B क्या होगा? ये तो इधर से इधर का था, और इधर से इधर आओगे तो क्या होगा? XA बढ़ रहा है और XB घट रहा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब इनका भी वेपर प्रेशर क्या होगा? घटेगा, और ये क्या हो जाएगा? PB इज इक्वल्स टू PB नॉट इंटू XB। तो ये जो ग्राफ है ये किसका है? राउल्स लॉ का है। और ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करते हैं? राउल्स लॉ को किसी भी कंडीशन पे फॉलो करते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। आइडियल सॉल्यूशन। बोलो यहां तक क्लियर है? इस ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आपको यहां से भी क्वेश्चन मिलता है। ये सारी चीजें आपको राउल्स लॉ के बारे में थी। राउल्स लॉ क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल, शुरुआत तुम्हारी आइडियल और नॉन आइडियल में हुई थी। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होता है स्टार्ट कर दिया था। तो आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करे उसे क्या बोलेंगे? आइडियल सोल्यूशन। और ऐसे सोल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो ना करे उसे क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो बेसिकली अभी हमने जो समझाया आपको वो क्या बताया? केवल क्या राउल्स लॉ होता क्या है और राउल्स लॉ के ग्राफ, ये सारी चीजें हमने देखा। अब एक चीज समझो, जैसे मान लो कोई भी लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन बनता है, समझना, कोई भी लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन बनता है तो होता क्या है समझो। जैसे मान लो आपको फिर वही कहानी कि एक बीकर ले लो, क्या करो? एक बीकर ले लो और इसमें सॉल्यूट A रखो, दूसरे बीकर में आप क्या रखो? B, और उसको हमने क्या बोला? B। ये क्या है? सॉल्यूट है, और ये क्या है? सॉल्वेंट है। अब जरा ध्यान देना, अगर सॉल्यूट है इसका मतलब A के मॉलिक्यूल A को इंटरेक्ट कर रहे होंगे, यानी A का मॉलिक्यूल A को पकड़ा है तभी तो वो लिक्विड स्टेट में है। अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कम होता तो ये वेपर बनके उड़ जाते। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे किस टाइप का इंटरेक्शन होगा? AA इंटरेक्शन, या इसी को हम कहते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन। बोलो समझ में आया? क्या बोलेंगे? सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, यहां BP इंटरेक्शन, और इससे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यानी जब सॉल्यूट अकेला है तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्यूट को होल्ड किया हुआ है, सॉल्वेंट अकेला है तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट को होल्ड किया हुआ है, और इन्हीं दोनों को मिला करके अगर आपने सॉल्यूशन बना दिया, ध्यान दीजिए, अगर यहां सॉल्यूशन बन गया तो अब इंटरेक्शन AB टाइप का होगा। अब इंटरेक्शन कैसा होगा? AB टाइप का, क्योंकि इसमें A भी है और B भी है। बोलो समझ में आ रहा है? बोलो क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ध्यान देना, यहां तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो जो आइडियल सोल्यूशन होता है, ध्यान देना, फॉर आइडियल सोल्यूशन, ध्यान देना, फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन जरूरी है वो सॉल्यूट सॉल्यूट एक दूसरे को होल्ड करेंगे तो बोलेंगे AA इंटरेक्शन, और
इसमें भी देखोगे तो इसको क्या बोलोगे, बीबी इंटरेक्शन, दैट इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और यहां जो मिला वो क्या मिल जाएगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो ध्यान देना, अब यहां क्या हो रहा है, पुराने बॉन्ड क्या हो रहे हैं भाई, बोलो, ये पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, ये भी बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। यानी ध्यान देना कि जब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में, एक लिक्विड प्योर फॉर्म में, दूसरा भी लिक्विड प्योर फॉर्म में, दोनों एक दूसरे को होल्ड करेंगे, दैट इज नोन एज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट की भी कहानी यही है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। लेकिन जब अब इन दोनों को आपने इंटरमिक्स किया तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो टूटेगा। किस टाइप का इंटरेक्शन है, 7 टाइप इंटरेक्शन पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, याद है? नहीं याद है तो लेक्चर 1 देखिए, उस लेक्चर 1 में आपको पढ़ाए होंगे टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि लिक्विड में किस टाइप का इंटरेक्शन होता है। कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स हम सॉल्यूशन चैप्टर के पहले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं, जिसके चलते आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेते। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया। जैसे मान लो, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ले लो, वाटर मॉलिक्यूल में एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को किस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अच्छा, अल्कोहल है, इथेनॉल का नाम सुना है, अल्कोहल जिसे पीते हैं लोग, अल्कोहल, इथेनॉल। इथेनॉल में भी कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या ये बॉन्ड पहले से जो भी इंटरेक्शन इनके बीच में, वो बॉन्ड टूटेगा तभी तो एक दूसरे से अलग होंगे यार। और अगर ये एक दूसरे से अलग हो गए तो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं वो डिसाइड करेगा कि वो आइडियल बनाएगा या नॉन आइडियल बनाएगा। लेकिन फिलहाल इस बॉन्ड को आपको क्या करना है, तोड़ना है। इस बॉन्ड को भी आपको क्या करना है, तोड़ना है। और यहां क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अरे बोलो ना, यहां नया बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, यहां पे जिस टाइप का इंटरेक्शन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां जिस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट में होगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में होगा, उसी टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट में है तो वो आइडियल सोल्यूशन बनाएगा, अदरवाइज वो नहीं बनाएगा। इसका मतलब हम इस आइडियल सोल्यूशन के लिए कह सकते हैं कि ए इंटरेक्शन बीबी इंटरेक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ए बी इंटरेक्शन। अगर ऐसा केस है तो वो क्या है, आइडियल है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। और सोचो, दिमाग लगाना, जब ये पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, जब पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं और ये भी बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है। हर पुराने बॉन्ड को तोड़ने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, और जब कोई नया बॉन्ड बनता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। और इस बॉन्ड को तोड़ने में जो भी एनर्जी लगाओगे दैट इज नोन एज, अब ये जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कह सकते हो, और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, यानी जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वहां एनर्जी रिलीज करेगा। तो सोचो, जैसा इंटरेक्शन यहां वैसा इंटरेक्शन यहां, और उसी टाइप का इंटरेक्शन यहां भी बनना चाहिए। यानी जितनी एनर्जी आपने लगाया बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उतनी ही एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज कर दे रहा है। इसका मतलब नेट एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी एंथैल्पी में कोई चेंज ना आए, उसे क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, आइडियल सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो पुराने बॉन्ड को तोड़ने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, और नया बॉन्ड बनेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी वो रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा, लगाई जाने वाली एनर्जी और रिलीज एनर्जी दोनों क्या है, सेम है। इसी वजह से यहां पे अगर हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग शुड बी 0। अभी और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहां राउल्ट्स लॉ क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करें एट एनी कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो क्या कहलाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ के ग्राफ को देख लिया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से देखे। अब आगे एक्सप्लेन करेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल में और बेसिक डिफरेंस क्या क्या है, पहले से नोट करिए।